अब हम लोग पढ़ेंगे पोटास एलम। पोटास एलम ये तो पोटास एलम तो जानते होंगे सब लोग पहले से भी, है ना। पोटास एलम जिसको हम लोग हिंदी में फिटकिरी कहते हैं। फिटकिरी का यूज जानते हैं ना। फिटकिरी का यूज एक तो जेंट्स के लिए यूज होता है कि जो दाढ़ी बनाने के बाद कहीं कट उठ जाए तो फिटकिरी को पानी में भिगाकर वो हम लोग रगड़ते हैं तो वहाँ ब्लीडिंग को रोकने के काम में आता है। दूसरा, अगर कहीं नदी का पानी गंदा है, आप एक कंटेनर में ले लिए तो वहाँ फिटकिरी को चूर्ण करके पाउडर बनाकर क्रश करके पाउडर बना दिए, फिर उसको पानी में डालेंगे तो धीरे धीरे गंदगी को बैठा देगा और ऊपर बिल्कुल क्लीन वाटर मिलेगा जो ड्रिंकेबल हो सकता है ना, उसको पिया जा सकता है, इतना साफ हो जाता है। तो फिटकिरी का ये दो कॉमन यूज है, जो इसमें से सब कॉमन यूज तो सबसे ज़्यादा वो आफ्टर सेव जो यूज करते हैं वो सबसे ज़्यादा कॉमन है। तो एलम शब्द जो सबसे पहले दिया गया था सिर्फ एक ही कंपाउंड के लिए दिया ही गया था, पोटासियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट का डबल सॉल्ट, इसलिए इसका नाम पोटासियम एल्यूमिनियम सल्फेट पहले इसी के लिए एलम टर्म को दिया ही गया था, ठीक है। लेकिन आजकल ये नेम ज़्यादा ब्रॉड हो गया है, उसका और भी स्टडी चला तो ये हर वो सॉल्ट जिसका इससे मिलता जुलता फॉर्मूला होगा, जैसे यहाँ देखिए के मोनोवैलेंट है तो इस जगह के जगह कोई भी मोनोवैलेंट मेटल या आयन जो मेटल की तरह काम करे वो ले सकते हैं, और यहाँ सल्फेट ही लेना होगा। ये ट्राईवैलेंट है तो एल्युमिनियम के जगह पे कोई भी ट्राईवैलेंट मेटल कटायन ले सकते हैं। तो अब इसका जो के जगह इसलिए फॉर्मूला हो गया R2SO4 और M2SO4 होल 3। या R क्या है? R इज ए मोनोवैलेंट मेटल और मेटल लाइक मोनोवैलेंट कटायन। तो कौन कौन देखिए, ये Na+, K+, Rb+, Cs+, Ag+, Tl+, NH4+, जिसमें भी एक प्लस चार्ज होगा वो कोई भी मेटल कटायन हो सकता है। लेकिन इसी में मैंने नोट में ये लिख दिया है कि Li+ नहीं हो सकता, क्योंकि K+ या Na+ जो होगा उसको इस 24 में से 6 वाटर मॉलिक्यूल कैटायन को घेरे रखते हैं, कैटायन को। तो कैटायन जो होगा, मान लीजिए ऐसे कैटायन है और इस तरह से इसके चारों तरफ ऐसे मान लीजिए इस तरह से ये 6 वाटर मॉलिक्यूल इसको घेरे रहेंगे कैटायन को, तो ये इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आयन बड़ा साइज का होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। Li+ छोटा है, वो छोटा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 नहीं होता है, इसको 6 वाटर मॉलिक्यूल घेरे हुए नहीं रह सकता, इसलिए Li+ कभी भी ये एलम का फॉर्मेशन नहीं करता, ठीक है। तो Li जो है, दो इट इज मोनोवैलेंट, इट कैन नॉट फॉर्म पोटास एलम, ये कैन नॉट फॉर्म एलम। वाई? तो Li+ इज वेरी स्मॉल, इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज लेस देन 6, सो इट कैन नॉट फॉर्म एलम, एलम नहीं बना सकता, ठीक है। और ये जो M है ये ट्राईवैलेंट होगा। ट्राईवैलेंट में कौन? एल्युमिनियम, क्रोमियम, आयरन, मैंगनीज का 3, कोबाल्ट का 3 और जो भी आयन होगा जिस पर +3 स्टेट है वो हो सकते हैं, ठीक है। इसमें मोनोवैलेंट और क्या हो सकते हैं? ट्राईवैलेंट। अब
हम लोग यहाँ पर इसमें इसका नाम किस तरह से होता है और इसका कुछ फॉर्मूला, कुछ कॉमन एग्जाम्पल देखिए। इसमें जो हमने बताया R2SO4, फिर Al, यहाँ पर हमने लिया ये M2SO4 होल 3 24H2। देखिए इसमें ये तो फिक्स है, ये बदलेगा ये बदलेगा, सल्फेट भी फिक्स्ड है, ठीक है। अब अगर ये M एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम फिक्स हो गया, एल्युमिनियम, तब हम लोग इसका नाम इसके आधार पर रखा जाएगा। इफ एल्युमिनियम इज फिक्स्ड द नेम विल बी अकॉर्डिंग टू R, ठीक है। जैसे यहाँ एल्युमिनियम फिक्स है तो पोटास एलम नाम हो गया, यही सबसे कॉमन एलम है। और यहाँ भी एल्युमिनियम फिक्स Na2, इसको क्या कहेंगे, सोडियम एलम या सोडा एलम। यहाँ भी एल्युमिनियम फिक्स है, यहाँ अमोनियम एलम हो गया, ठीक है। व्हेन द ट्राइवैलेंट मेटल इज एल्युमिनियम द नेम ऑफ द एलम इज डन अकॉर्डिंग टू द मोनोवैलेंट कैटायन। और अगर ये एल्युमिनियम नहीं हो या कोई और हो तब फिर इसको इग्नोर कर देते हैं हम लोग, इसके अकॉर्डिंग नाम लिखते हैं, ठीक है। हम लोग इसके अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ देखिए एल्युमिनियम की जगह क्रोमियम आ गया तो इसका नाम हो जाएगा क्या, क्रोम एलम। इधर कौन है उससे मतलब नहीं है, इधर आयरन हुआ तो फेरिक एलम। यहाँ पर अगर कोबाल्ट होगा कोबाल्टिक एलम या कोबाल्ट एलम। मतलब नोमेनक्लेचर समझ गए ना, कि अगर ट्राइवैलेंट मेटल एल्युमिनियम है तो द नोमेनक्लेचर इज डन अकॉर्डिंग टू मोनोवैलेंट कैटायन, एंड इफ द मोनोवैलेंट कैटायन इज, if the trivalent cation is not aluminum the name is done according to the trivalent cation, ठीक है। उसके हिसाब से नेमिंग किया जाता है। देखिए यहाँ पर कभी कभी ये मोनोवैलेंट मेटल के जगह यहाँ पर ऐसा फॉर्मूला आपको आ जाएगा, ये बाइवैलेंट मेटल आ जाएगा। तो लग तो रहा है एलम जैसा, लेकिन ये एलम है नहीं, इसको हम लोग स्यूडो एलम कहते हैं, ठीक है। जब मोनोवैलेंट मेटल के जगह दो मोनोवैलेंट मेटल का दो होता है, दोनों को हटाकर एक बाइवैलेंट मेटल आ गया, जैसे MgSO4 Fe2SO4 होल 3, तो वो क्या कहलाएगा, स्यूडो एलम कहलाएगा, ठीक है, फॉल्स एलम। समझ में आया। स्यूडो एलम में क्या है, इधर तो कोई ट्राइवैलेंट हो सकता है लेकिन यहाँ पर मोनोवैलेंट की जगह क्या हो जाएगा, बाइवैलेंट, तब वहाँ पर वो क्या कहलाएगा, स्यूडो एलम। अब इसको बनाने के लिए रिएजेंट क्या यूज करेंगे, तो फिर वही अलग अलग K2SO4 और Al2SO4 होल 3 एल्युमिनियम सल्फेट, दोनों का सॉल्ट अलग अलग ले लेंगे, दोनों को अलग अलग कंटेनर में घुला लेंगे, है ना। फिर दोनों सॉल्यूशन को हम लोग क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, लेकिन रेशियो 1:1 होना चाहिए, दोनों का नंबर ऑफ मोल बराबर होना चाहिए। और मिक्स करके उसको फिर धीरे धीरे गर्म किया जाता है, और गर्म करके कॉन्सनट्रेटेड करके ओवरनाइट उसको छोड़ दिया जाता है। अगले दिन आपको उसके क्रिस्टल्स मिलेंगे। है ना। तो प्रिपरेशन 2.9 ग्राम ऑफ, ये तो प्रैक्टिकल लैंग्वेज है जो लैब में कैसे बनाते हैं, ऑफ K2SO4 इज डिजॉल्व इन 30 cc ऑफ डिस्टिल वाटर। और दूसरा 11.2 ग्राम ऑफ Al2 इज डिजॉल्व इन अनदर 30 cc ऑफ डिस्टिल वाटर, दूसरा जगह। नाउ बोथ द सॉल्यूशन आर मिक्स्ड एंड लेफ्ट ओवरनाइट, रात भर के लिए छोड़ दिया जाता है। क्रिस्टल्स ऑफ पोटास एलम आर ऑब्टेन, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसमें क्या क्या स्टार्टिंग मटेरियल है ये तो क्लियर हो गया। अब इसका प्रॉपर्टीज, ये पोटास एलम का प्रॉपर्टीज क्या होता है। सबसे पहले इसमें किसी के पास भी ना तो ये डी ब्लॉक का है ना किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये कलर तो होगा ही नहीं। तो इट इज कलरलेस क्रिस्टलाइन
सॉलिड, फिटकरी तो देखे ही है। इट फॉर्म्स ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल, जो मेटल को चारों तरफ से घेर के रखेगा, कितना, 6 है ना, 6, उसमें वाटर मॉलिक्यूल जो घेर के रखता है, तो इसके वजह से तो ये ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल का फॉर्मेशन करेगा। इट डिजॉल्व्स इन वाटर टू गिव एसिडिक सॉल्यूशन, इसका रीजन क्या है, देखिए K2SO4 क्या होता है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्वेश्चन, ये पॉइंट है आपको सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से, आयनिक इक्विलिब्रियम में वहाँ पढ़े हैं कि ये इट इज ए सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस कौन, KOH, और एसिड कौन, H2SO4, दोनों स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इसका ये तो हाइड्रोलाइज होता ही नहीं है। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस नेवर अंडरगो हाइड्रोलिसिस, इसका हाइड्रोलिसिस होगा ही नहीं, तो इसका नहीं होगा तो बचा कौन, Al2SO4 होल 3, तो ये क्या हो जाएगा, ये टूटेगा तो क्या बनाएगा, Al3 प्लस और SO4 डबल माइनस। तो ये भी कौन सा एसिड से है, H2SO4, और ये कौन सा बेस है, AlOH होल 3, तो जानते हैं ना ये वीक बेस होता है, H होल 3 ये वीक बेस है, और ये वीक बेस और ये स्ट्रॉन्ग एसिड, इसलिए ये जो सॉल्ट है वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का, इसलिए इसका हाइड्रोलिसिस होता है, और हाइड्रोलिसिस के वजह से कैसा सॉल्यूशन देता है, एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो K2, ये दो जो सॉल्ट का मिक्सचर है, तो K2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के बने होने की वजह से उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, और Al2SO4 होल 3 जिसमें एक वीक बेस और एक स्ट्रॉन्ग एसिड के कॉम्बिनेशन से बना है, तो इसका हाइड्रोलिसिस होगा, और जो स्ट्रॉन्ग है उसी का नेचर वहाँ दिखेगा, इसलिए एसिडिक सॉल्यूशन देगा। और फिटकरी को अगर गर्म कीजिएगा फूल जाएगा, इसके तरह जैसे पॉपकॉर्न बनाते हैं ना, वो फूल जाएगा, ये भी फूल जाता है 200 डिग्री सेल्सियस पर हीट करने पर। कारण क्या है, अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को वेपर बनकर वो निकलने लगता है, उसके निकलने की वजह से वो फूल जाता है, ठीक है। ये इसका यूज क्या है, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर बताए थे, गंदा पानी में पाउडर करके डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, उसको प्यूरिफाई, उसको साफ कर देगा। इन टैनिंग ऑफ लेदर, लेदर टैनिंग में इसका इस्तेमाल होता है, और इसमें इन डाइंग एंड कैलिको प्रिंटिंग एंड एज स्टैप्टिक टू अरेस्ट ब्लीडिंग। वही स्टैटिक क्या होता है, वो एक मतलब दवा के रूप में ब्लीडिंग को रोकने में इसका इस्तेमाल होता है। कैलिको प्रिंटिंग, डाइंग, ये जो होता है ना, कोई अगर कपड़ा वपड़ा में प्रिंट कर रहे हैं, तो वो जो प्रिंट जो होगा, अगर कलर कर रहे हैं, जैसे होता है ना आर्ट, ये सब है ना, डेकोरेशन, ये हमें मतलब याद है एक जगह सरस्वती पूजा का डेकोरेशन हो रहा था, और सरस्वती पूजा था या विश्वकर्मा पूजा होगा, उसका डेकोरेशन प्रिंट कपड़ा में पेंट करके, और पीछे कारखाना था, और जिस जगह पे वो डेकोरेशन हो रहा था, तो वो कारखाना के ठीक बगल में, और वहाँ से कंटिन्यू एक ब्लोअर से हवा निकलता था, तो हवा वो पेंट कर रहे हैं और वो पेंट गायब हो जा रहा है बार बार, वो ठीक से पेंट चढ़ ही नहीं रहा है कपड़ा पे, मतलब कंटिन्यू एक दिन उसमें मतलब बर्बाद की कैसे इसको किया जाए। और पंडाल बनाना यही है, बाकी सब बनकर तैयार है लकड़ी से, अब उसको हटा भी नहीं सकते। तो फिर फाइनली उसमें वो फिटकरी लाया गया, फिटकरी को गोल करके कलर में मिला करके वो एक मॉडर्न का काम किया। मॉडर्न कपड़ा में उसको अगर रंग में मिला दे तो कपड़ा को वो पकड़ के रखता है, कलर उड़ेगा नहीं,
ठीक है। तो एक मॉडर्न, जिसको बंधक कहते हैं, बंधक का तो वो प्रिंटिंग में जो उसको कपड़ा में रंग पकड़े रहे, उसके लिए ये फिटकरी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि इन माइनर कट ड्यूरिंग सेविंग, सेविंग करने में कहीं थोड़ा कहीं कट गया तो वी यूज कॉमन एलम टू स्टॉप ब्लीडिंग, व्हाट इज द रीजन, क्यों वो रोकता है। तो ये थोड़ा सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट से है, ठीक है। इसमें क्या है कि हम लोग ये जो ब्लड जो होता है ना, एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है, और कोलॉइडल पार्टिकल जो होते हैं वो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज के होते हैं, ठीक है। कोलॉइडल पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज सोल होता है और एक नेगेटिव चार्ज सोल होता है, कोलॉइड। तो ब्लड कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड होता है। तो होता क्या है, देखिए, मान लीजिए एक कंटेनर में हम लोग ऐसे लिए और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, कोलॉइडल पार्टिकल है, तो नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव। तो अब बताइए, ये बड़ा पार्टिकल है, अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज वहाँ जाकर के बैठेगा क्या, वो तो रिपल्सन होगा। तो ये चार्ज क्या करता है, कोलॉइड को स्टेबल बनाए रखता है कि वो कभी कोगुलेट ही नहीं करेगा। इसके ऊपर ऐसे पार्टिकल्स रहेंगे, वो कभी कोगुलेट करेंगे ही नहीं, है ना, सब पूरा में फैला हुआ रहेगा, एक दूसरे के करीब आएगा ही नहीं। इसके वजह से कोलॉइड क्या हो जाएगा, स्टेबल होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें बाहर से हम लोग कोई कैटायन हम लोग यहाँ से डाल देते हैं। तो कैटायन अगर डाल देंगे, वो क्या करेगा, इसको घेर लेगा एनायन को, एनायन को घेर करके एनायन के चार्ज को क्या करेगा, वो तो न्यूट्रलाइज हो गया, और उसको जब घेर कर जुट गया तो साइज और बड़ा हो गया और भारी हो गया, वो तुरंत क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा, कोगुलेट कर जाएगा, जम जाएगा वो, ठीक है, नीचे बैठ जाएगा, ये प्रिसिपिटेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से, इसलिए कैटायन को जो मिलाया जाता है वो इसको मतलब कोगुलेटिंग एजेंट के रूप में कैटायन मिलाते हैं। तो अब बताइए, कैटायन में 1 प्लस चार्ज है, कैटायन में 2 प्लस चार्ज है और कैटायन में 3 प्लस चार्ज है, किसका कोगुलेटिंग पावर ज़्यादा होगा? जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज, उतना ज़्यादा एनायन को एक साथ वो न्यूट्रलाइज कर सकता है ना। इसलिए कैटायन पे जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, या एनायन अगर कोई कैटायनिक कोलॉइड है तो उसको कोगुलेट करने के लिए कौन यूज करते हैं, फिर वहाँ अगर कैटायनिक सोल है तो फिर एनायन यूज करेंगे। तो कोई भी आयन यूज करेंगे, यही है हार्डी-सुल्ज़ लॉ, रूल कहलाता है ये, जो कहता है कि किसी आयन में जितना ज़्यादा चार्ज होगा उसका ये कोगुलेटिंग पावर उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये फिटकरी में कौन सा आयन है, एल्युमिनियम। तो +3 या +4 चार्ज, +4 चार्ज आपको तो बहुत कम मिलेगा, उसमें कोवलेंट कैरेक्टर आ जाता है। तो +3 चार्ज वाला एल्युमिनियम आयन है, यानी कि इसका कोगुलेटिंग पावर क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। इसीलिए ये पोटास एलम का इस्तेमाल किया जाता है ब्लीडिंग को रोकने के लिए, ठीक है। इसमें जो बादल होता है ना, बादल भी वो कोलॉइड ही होता है, जो क्लाउड है। तो आर्टिफिशियल जो रेन होता है उसमें यही कंसेप्ट किया जाता है कि ऊपर कोलॉइड है, मान लीजिए वहाँ पर नेगेटिवली चार्ज सोल है, ऊपर से जाकर के AgBr छीट दिया गया, Ag+ जो पाउडर है वो छीट दिया गया। तो क्या करेगा, वो एनायन को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। न्यूट्रलाइज कर दिया तो वो छोटे छोटे जो पार्टिकल हैं वो आपस में क्लब कर जाएंगे, क्लब कर जाएंगे, वो भारी हो जाएगा और वाटर ड्रॉप बनकर नीचे गिरने लगेगा। वही है आर्टिफिशियल रेन, कृत्रिम बारिश, है ना। कहीं अगर बादल बन रहा है तो वहाँ बारिश कराया जा सकता है ना, वहाँ बारिश
कराया जा सकता है आर्टिफिशियली, उसके ऊपर से। तो वही कभी कभी नहीं कहा जाता है ये टेक्नोलॉजी चाइना के पास है, तो कभी कभी कहा जाता है कि इंडिया चाइना के बॉर्डर पे जो है वो इस तरह का कि वो जो बादल उधर होते हैं पहाड़ वहाड़ में, उसके ऊपर वो डाल करके अचानक इतना बारिश करवा देता है, जो बादल फटने वाला जो बात कहते हैं हम लोग, और अचानक नदी में बाढ़ आ जाएगा, अगल बगल जो है सब टूट जाएगा, नुकसान करेगा, है ना। कोई बम भी नहीं फोड़ा और नुकसान भी कर दिया दूसरे कंट्री का। तो इस टाइप से वो आर्टिफिशियल रेन, ठीक है। तो इस तरह का कंसेप्ट है। तो ब्लड इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ एन एल्ब्यूमिनॉइड सब्सटेंस, एल्ब्यूमिन जैसा मटेरियल है उसका कोलाइड है, और कोलाइडल पार्टिकल कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। तो उसमें पोटास एलम को ऐसे सूखा रगड़िएगा तो कुछ नहीं होगा, देखिए पानी में भिगा कर तब रगड़ा जाता है, क्योंकि पानी में ही वो आयन में टूटेगा, और तब एल्युमिनियम ट्रिपल प्लस आयन बना, और वो क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को न्यूट्रलाइज करके उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, तो कोगुलेट हो जाएगा, क्लॉट बना देगा, और ब्लड क्लॉट जैसे बन गया वहाँ से ब्लीडिंग अपने आप रुक जाएगा, ठीक है। तो ये है पोटास एलम या एलम के बारे में, ठीक है।